तो अभी बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। लास्ट लेक्चर में ईथर के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा कि ईथर का जो रिजल्ट था दैट इज नल रिजल्ट। नल मतलब कि हम ईथर की एग्जिस्टेंस को प्रूफ नहीं कर पाए। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में ये हमने देखा था। देखो ईथर क्या था, ईथर एक्चुअली एक एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना गया था। ऐसा माना गया था कि इस पूरे यूनिवर्स में ऑल अराउंड द स्पेस एक ऐसा मीडियम है ईथर जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है। क्योंकि लाइट एक वेव है, ये मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया था। मैक्सवेल ने वेव इक्वेशंस बनाई 19th सेंचुरी में, वेव इक्वेशन को सॉल्व किया। उसने बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये उसका फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट का, ये थ्योरी में से निकल के आता है और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इट इज अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर लाइट एक वेव है तो फिर वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए था। लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसा मीडियम डिफाइन करते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ईथर को डिफाइन किया गया लास्ट लेक्चर में जैसे देखा। ईथर की कुछ प्रॉपर्टीज थी कि ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए डिटेक्ट नहीं होता, डेंसिटी इसकी 0 है, इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट इलास्टिसिटी है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट आया। माइकलसन और मोरले ने कम से कम 7-8 साल कोशिश करी कि हम ईथर की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाए कि जो लाइट है वो उस ईथर में से ट्रेवल करके हमारे पास आती है। मेन कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये था कि अगर हम लाइट की स्पीड को मेजर करने के लिए, मान लो यहाँ पे हमारा इंटरफेरोमीटर है, इसको हम लिख लेते हैं इंटरफेरोमीटर, जो डिटेक्ट करेगा लाइट की स्पीड को या मेजर करेगा। तो अगर मान लो ये डिटेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा है v वेलोसिटी के साथ और लाइट इधर से आ रही है c वेलोसिटी के साथ, c तो हमारे पास थ्योरेटिकली आ गया था। तो उस केस में लाइट की जो स्पीड अगर हम यहां से मेजर करेंगे, अगर हम इस फ्रेम से मेजर करेंगे जो v स्पीड से उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट मस्ट बी c + v, ये स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चले जाएं तो स्पीड डिफरेंट आनी चाहिए। अगर हम इसके अलोंग चले जाएं, मान लो ये हमारा डिटेक्टर है इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उस केस में स्पीड ये आनी चाहिए थी। तो उन्होंने वो फ्रिंज शिफ्ट का एक्सप्रेशन हमने जैसे ड्राइव किया था, उसको ड्राइव करके देखा कि इतने फ्रिंज शिफ्ट होना चाहिए, बट वो नहीं आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि जो ईथर है वो तो प्रूफ नहीं हुआ, फिर जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो क्यों इनवेरिएंट है। अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस वो इनवेरिएंट है, और अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो वेव इक्वेशन थी, तो चलो यहां से दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो लाइट की स्पीड जो है ना ऐसी आनी चाहिए थी, बट ये नहीं आ रही थी। लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब है फिर ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। फिर वो जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है, मतलब हम इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती हैं, दो इनर्शियल फ्रेम्स में इवेंट्स को रिलेट करती हैं। बट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत स्मॉल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, तब वैलिड है ना। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन हैज डिफरेंट बिहेवियर, इट इज नॉट इनवेरिएंट। ठीक है, इनवेरिएंट नहीं है। ठीक है, बट होना चाहिए। अगर मैकेनिक्स के लॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट हैं, न्यूटन लॉज, तो फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, वो भी एक नेचर की स्टडी है, फिर वो वाले लॉज भी जो हैं वो इनवेरिएंट होने चाहिए थे। आइंस्टाइन के दिमाग में ये आया कि भाई अगर ये इनवेरिएंट नहीं है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो सकता है कोई और ट्रांसफॉर्मेशंस हमें यूज करनी पड़े टू प्रूव दैट कि दीज लॉज आर इनवेरिएंट। तो उसके लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया गया। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को पहले ड्राइव करेंगे और फिर कैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज को इनवेरिएंट प्रूव कर सकते हैं, वो भी देखेंगे। और फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हम अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई करेंगे। सिचुएशंस कौन सी, जैसे मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, तो हम उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को दो इनर्शियल फ्रेम से मेजर करेंगे। एक हम मेजर करेंगे वही वाला फ्रेम जिसमें ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक फ्रेम हम इस ऑब्जेक्ट के साथ ही अटैच कर दिया करेंगे, और दूसरा फ्रेम होगा मूविंग फ्रेम। ठीक है, वो v स्पीड के साथ चल रहा है, जैसे कि गैलीलियन वाले चैप्टर में भी हम कर रहे थे। बट नाउ दिस v इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। तब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और वी विल सी कि क्या ये लेंथ डिफरेंट आएगी या सेम ही आ रही है। अभी भी ये सेम ही आ रही है, इस चीज को देखेंगे।
ठीक है। ऐसे ही फिर लेंथ की बात होगी तो टाइम की भी बात करेंगे। हम दो टाइम इंटरवल्स को दो डिफरेंट फ्रेम से मेजर करेंगे। बट नाउ वी विल अप्लाई लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी विल सी कि क्या जब ऑब्जेक्ट हाई स्पीड पे मूव करते हैं तो क्या टाइम दोनों के फ्रेम्स में से सेम सेंस में चलता है या डिफरेंट सेंस में चलता है, ये अभी नहीं पता। जब हम अप्लाई करेंगे रिजल्ट हमारे सामने आएंगे, फिर हम उन रिजल्ट से इन कॉन्सिक्वेंसेस तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइंस्टाइन के जो दो आइडियाज थे, जो दो पोस्टुलेट्स हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, पहले उसको समझेंगे कि क्या दो आइडियाज हैं जिसके ऊपर बेस ये पूरी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। तो लेट अस राइट अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पहले बात करते हैं कि स्पेशल क्या है इसमें। इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों बोला जाता है। देखिए, सबसे पहले रिलेटिविटी क्या होती है। देखिए, न्यूटन लॉज के अकॉर्डिंग, और जब हम ईथर की एग्जिस्टेंस को भी सर्च कर रहे थे तो ये माना जाता था कि देयर इज समथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट, मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी है जो हमेशा रेस्ट पे रहती है। एब्सोल्यूट मतलब इस यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू वो चीज रेस्ट पे है, कोई ऐसा फ्रेम है। उसी एब्सोल्यूट फ्रेम को हम फाइंड कर रहे थे ईथर वाले एक्सपेरिमेंट में। ईथर को ही माना गया था कि ईथर एक ऐसा फ्रेम है, ऐसा मीडियम है जिसमें से सारी दुनिया के ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। लाइट भी उसी में से मूव करती है, विंड भी उसी में से मूव करती है, सब कुछ उसी में से मोशन होता है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट का कॉन्सेप्ट और एब्सोल्यूट मोशन का कॉन्सेप्ट पहले माना जाता था। बट जब आइंस्टाइन ने ये थ्योरी दी, उसने ये माना कि एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं होता। एक चीज अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है, जैसे मान लो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर चेयर पड़ी हुई है, ये चेयर हमारे विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है, आपके सामने अभी हो सकती है। बट अगर हम इस चेयर को मून से देखेंगे, बाहर से देखेंगे, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो उस ऑब्जर्वर के लिए ये चेयर मोशन में है, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं होती, हमेशा एक चीज किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मोशन में हो सकती है या किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे हो सकती है। ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, इसको अप्लाई करना है। और फिर दूसरी चीज एक और समझेंगे। देखिए, हम जब फिजिक्स को स्टडी करते हैं ना, हम कोई ना कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, किसी न किसी चीज की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको मेजर करना ही फिजिक्स का मेन मोटिव है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को इसके अपने ही फ्रेम में मेजर कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल समझेंगे। इसको मैं देख रहा हूँ, देखता लेंथ कैसे मेजर होती है, पहले हम ए एंड पे देखते हैं, फिर हम बी एंड पे देखते हैं, और हमें एक एस्टिमेट सा होता है कि ये इतना डिस्टेंस है ना, ये ऑब्जर्वर 1 है, इसको हम O1 बोल देते हैं। अब एक और ऑब्जर्वर है जो यहाँ पे खड़ा है, अभी ये खड़ा है, लेकिन अब हम इसको मूव करवाते हैं विद हाई स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से इसको मूव करवाते हैं। इस ऑब्जेक्ट ने भी इसकी लेंथ को मेजर किया, मान लो कुछ डिफरेंट मेजर कर रहा है, मान लो जो O2 है वो इसको L नहीं मेजर कर रहा, वो इसको कुछ और मेजर कर रहा है, L0 मेजर कर रहा है, लेट अस सपोज, ठीक है। लेकिन जो आपने मेजर कर लिया वही आपके लिए सच है। इस पूरे यूनिवर्स में अगर हम टाइम को मेजर कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक टाइम की वैल्यू आ रही है, लेंथ की वैल्यू आ रही है, मास की वैल्यू आ रही है, जो हमारे सामने एक्सपेरिमेंटली हमारे सामने होके आ रहा है, वही हमारे लिए सच है, वही रियलिटी है, ठीक है। इसलिए जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि दो अलग अलग बंदों के लिए ये लेंथ अलग अलग है, दो अलग अलग बंदों के लिए टाइम इंटरवल अलग अलग फीलिंग देता है, मास भी डिफरेंट है दो अलग अलग पर्सन्स के लिए। हम आगे जाके ये चीजें पढ़ने वाले हैं। जो आपने मेजर कर लिया, जो एक ऑब्जर्वर ने बता दिया, वही उसके लिए सच्चाई है और पूरा यूनिवर्स उसके लिए उसी हिसाब से चलता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक और एग्जांपल देता हूं इसकी। डॉपलर इफेक्ट आपने +1 क्लास में पढ़ा था, डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। मैं थोड़ा इसके बारे में जाऊंगा। ये भी रिलेटिव मोशन के कारण ही आता है। अभी हम इस चैप्टर में डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी साउंड वाला क्या था। देखिए, उसमें क्या होता है कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन जब ऐसे चल रही है, ठीक है, उसकी अपनी कुछ स्पीड है, उस ट्रेन की विसल है, उस विसल के कारण वहां से एक साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसकी स्पीड vs है, साउंड वेव की स्पीड vs है, ट्रेन की स्पीड v है। यहां पर एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर ने उस साउंड को सुना, उसके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज f1 है, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। तो डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये पर्सन भागना शुरू कर देगा, अगर ये पर्सन इस ट्रेन की तरफ भागना शुरू कर देगा विद सम स्पीड vo, ऑब्जर्वर की स्पीड, तो उसके लिए इस साउंड की फ्रीक्वेंसी कुछ डिफरेंट आएगी, f2 f1 से बड़ी होगी। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन में भी नहीं बता रहा, जब हम लाइट वाला पढ़ेंगे बताऊंगा। बट अगर आप किसी साउंड वाली सोर्स की तरफ, साउंड के सोर्स की तरफ भागते हो, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हो, तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी डिफरेंट फॉर यू।
जो बंदा ट्रेन पे बैठा है उसके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, जो बंदा रेस्ट पे यहाँ पे खड़ा है उसके लिए डिफरेंट, जो बंदा इस तरफ भाग रहा है उसके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, जो इस तरफ भाग रहा है उसके लिए साउंड की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। अब इसमें से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? सारे ही सच बोल रहे हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपने फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू हमें आंसर बता रहे हैं। ऐसे ही वेलोसिटी के साथ होता है, एक बंदा रेस्ट पे खड़ा है वो स्पीड कुछ और बताएगा, एक बंदा उस ऑब्जेक्ट की तरफ भाग रहा है वो स्पीड कुछ और बताएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी के कारण जो इफेक्ट्स आते हैं उन इफेक्ट्स को हम रियल सेंस में मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए वही इफेक्ट्स हैं, वही फिजिक्स है, वही सारी रिजल्ट्स हमारे लिए बनाएंगे। ठीक है, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट हैं जो हम देख रहे हैं वही हमारे लिए सच्चाई है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब है कि इसमें जो हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे, फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ये थोड़ी आज इंट्रोडक्शन चलेगी बट ये सारा बेस बनाएगा सब्जेक्ट का। जो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं वो हम जो लेके चलेंगे इस पूरे सब्जेक्ट में, दे विल बी इनर्शियल फ्रेम्स। हम हमेशा इनर्शियल फ्रेम्स में ही बात करेंगे, मतलब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मूविंग होगा उसकी वेलोसिटी वी वेक्टर मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होंगे। एक्स की तरफ भी जा सकता है ये फ्रेम, वाई की तरफ भी, जेड की तरफ भी, या किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है, बट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ दिस फ्रेम विल नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल नॉट चेंज, दैट विल बी कांस्टेंट। ये होते हैं इनर्शियल फ्रेम्स। जिन फ्रेम्स की वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उनको नॉन इनर्शियल बोला जाता है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को कंसिडर किया जाता है, उसके लिए अलग से थ्योरी दी है आइंस्टाइन ने, उसको बोला जाता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बीएससी फर्स्ट में नहीं पढ़ते उसको, एमएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टेंसर्स पढ़ने पड़ते हैं, काफी चीजें हैं, तो वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। हम जितने भी इफेक्ट्स अभी स्टडी करने वाले हैं उसमें सारे फ्रेम्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, एक फ्रेम रेस्ट पे होगा दूसरा मूव कर रहा होगा, इस तरह से हम सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम फटाफट पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं। जो दो आइडियाज हैं जो इस थ्योरी के ऊपर थ्योरी को बनाते हैं वो दोनों पोस्टुलेट्स क्या हैं? तो लेट अस राइट पोस्टुलेट्स of STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो फर्स्ट पोस्टुलेट, इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। देखिए इस पोस्टुलेट का जो मेन रिजल्ट है वो ये है कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं वो सब आइडेंटिकल हैं। मतलब हम कभी भी दो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, किसी भी एक्सपेरिमेंट से हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितने भी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं या लॉज हैं वो हर किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल में आइडेंटिकल रहेंगे, सेम रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट। देयर इज नो प्रेफर्ड और देयर इज नो सम डिफरेंट टाइप ऑफ या प्रिविलेज्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सारे इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो हैं दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये पहला पोस्टुलेट है। लेट अस राइट इट। It is impossible to distinguish between two inertial frames which are moving relative to each other. बाय एनी, कैसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं हम? बाय एनी फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है जी, तो दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट। इसको हम दूसरे वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? इन अदर वर्ड्स दैट इज द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स
are same in all inertial frames. ठीक है, ये इसका मतलब है, मतलब सारे इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, ये स्पेस की जो एक प्रॉपर्टी होती है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, मतलब अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो जो लेंथ है कहीं और पर भी जाके मेजर करेंगे, जब तक वो रेस्ट पे है दैट विल बी सेम। सेकंड जो पोस्टुलेट है हमारे पास, इट इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट, इसको स्पेशल नेम से बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम, the velocity of light is same, equal to c in all directions in free space, and is independent of motion of source or observer और both, चाहे दोनों मूव करें, चाहे एक मूव करे, चाहे दूसरा मूव करे, स्पीड ऑफ लाइट को जब भी आप मेजर करोगे दैट विल बी सेम। कहां से आया ये पोस्टुलेट? ये माइकलसन मॉर्ले के नल रिजल्ट से ही आया। तो माइकलसन और मॉर्ले एक्सपेरिमेंट का जो नल रिजल्ट था उसमें यही प्रूफ हुआ था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है या मोशन का, अर्थ के मोशन का स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये पोस्टुलेट वहां से आया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम एक डायरेक्शन में, अगर हम लाइट के ऑपोजिट चल रहे हैं तब भी c प्लस वी अगर हम करेंगे तब भी c आएगा, और अगर हम c माइनस वी करेंगे तब भी c आएगा। दिस इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर एंड दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। वो सोर्स के मोशन के साथ चेंज नहीं होता। इवन अगर दो फोटॉन्स मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी c, तो अगर हम यहां से मेजर करें दूसरे फोटोन की स्पीड तो वो 2c नहीं आएगी, 2c नहीं आएगी, ऐड नहीं होगी। इस फोटोन के विद रिस्पेक्ट टू दूसरे की स्पीड भी c रहेगी और उसके विद रिस्पेक्ट टू पहले की स्पीड भी c रहेगी। ये हम प्रूफ भी करेंगे जब हम वेलोसिटी एडिशन करेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे। छोटी सी एग्जांपल, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। चलो, तो दिस इज फ्रॉम माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे लिख देता हूं। माइकलसन मॉर्ले ने जो रिजल्ट था वहां से सेकंड पोस्टुलेट आया। ठीक है, अब ये दोनों पोस्टुलेट्स देने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को ड्राइव किया गया। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस एक सेट ऑफ इक्वेशंस है जो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही ध्यान में रख के ड्राइव करे गए हैं। और ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये दो फ्रेम्स में किसी इवेंट को, किसी पार्टिकल की पोजीशन और टाइम को रिलेट करते हैं, दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स में। लेकिन इस केस में मेन चीज ये है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो दूसरा फ्रेम है उसकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होने वाली है। तो लेट अस राइट अबाउट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, उसको एज इट इज ड्राइव करना आना चाहिए। और बड़ा क्वेश्चन बनेगा ये 6 नंबर का, और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, तो पहले लिख लेते हैं क्या है। A set of equations which represent how the coordinates of
space and time of an event in one frame are related to another related to coordinates of same event in another inertial frame of reference moving with uniform velocity। ठीक है, चलिए, तो ये ज्यादा यूजफुल तब होंगी जब V C के कंपेरेबल है। अगर V लेस देन C होगा, मतलब if V is less than C, then Lorentz transformation reduced to Galilean transformation, तब वो Galilean transformation बन जाएंगी, जो हमने पढ़ी हुई ऑलरेडी इक्वेशंस वो बन जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज ये Lorentz transformations हैं। अगर V कंपेरेबल है, काफी ज्यादा है, तो फिर हम इनको इनकी प्रॉपर फॉर्म में यूज करेंगे। अब Lorentz transformation की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो होनी चाहिए। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर इनलिस्ट करी हुई हैं। सबसे पहली बात कि जैसे मैंने बताया, अगर स्पीड ऑफ फ्रेम या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, देन दे विल रिड्यूस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। दूसरी बात, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और इवन जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, दे मस्ट बी लीनियर इन स्पेस एंड टाइम। मतलब जो पावर्स होंगी x की, t की, y की, z की, दे पावर विल बी वन, यूनिटी। ठीक है, मस्ट बी लीनियर इन स्पेस एंड टाइम। थर्ड प्रॉपर्टी इज कि जो पोस्टुलेट्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ ऑल इनर्शियल फ्रेम्स जो है ना, हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो। डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, लेट अस सपोज ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो जब आप रिवर्स या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हो तो हम क्या करते हैं? v को -v में चेंज करते हैं, जैसे हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। v को -v में चेंज करते हैं और जो प्राइम्ड होता है उसको अनप्राइम्ड में चेंज करते हैं। तो ऐसे चेंज करने से हम रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइव कर पाए, ऐसा होना चाहिए। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ये सब चीजें होनी चाहिए और जब हम ड्राइव कर लेंगे ना, तो वी विल सी कि ऐसा ही है। हम इन सबको वेरीफाई करेंगे। फिर है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इफ देर इज नो रिलेटिव मोशन, अगर दो चीजों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, रेस्ट पर है और उनके कोऑर्डिनेट्स भी जो हैं वो एक हैं और उनके ओरिजिन्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। आइडेंटिटी मतलब x प्राइम इज इक्वल टू x, y प्राइम इज इक्वल टू y, z डैश z और t डैश t। मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और टाइम कोऑर्डिनेट्स दोनों ही फ्रेम में से सेम आएंगे तब। ठीक है, अगर कोई मोशन नहीं है और ओरिजिन कोइंसाइड कर रहे हैं। और लास्ट है हमारे पास कि अगर रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन की हम बात करें, कि अगर हम वेलोसिटीज को ऐड करें विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, तो उस केस में ये जो हमारा सेकंड वाला पोस्टुलेट है रिलेटिविटी का, कि भाई जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो हमारे पास आना चाहिए। तो ये आएगा, हम इसको यूज करेंगे, देखना वेलोसिटी एडिशन के लिए, और देन वी विल सी कि भाई c प्लस c भी c होता है। ठीक है, जब हम यूज करेंगे तब हम इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये सारी प्रॉपर्टीज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होनी चाहिए। ये पेपर में भी लिखने के लिए आ जाती हैं, पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, देन यू हैव टू एनलिस्ट ऑल दीज पॉइंट्स।